चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 या फिर इसको गॉस लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आगे जाके हम लोग रिलेट कर देंगे गॉस लॉ के साथ, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बहुत सारे डायग्राम भी हमने देखे थे। तो अब बोलता है कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं उनके सामने कोई सरफेस एरिया को रख दो। यानी कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो इसके सामने कोई सरफेस एरिया ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, जिसको ये क्रॉस करके जा रहा है। तो इसका जो डेफिनेशन बोलता है, लिखो पहला एक लाइन लिखो। सबसे पहले स्टार्ट हो जाओ, लिखना शुरू करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखो पहला लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग या फिर क्रॉसिंग, पेनिट्रेटिंग अ गिवन सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ गिवन सरफेस is called electric flux. It is denoted by phi E, और इसका जो वैल्यू दिया जाता है बच्चों, इंटीग्रल E डॉट डी ए, इंटीग्रल E डॉट डी ए, जहां पे E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dA जो दिख रहा है आपको, dA दैट इज एरिया वेक्टर। अच्छा एरिया, एक बात बताओ, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आज के बाद, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन होता है, हालांकि हमारे आज तक किसी यूज में नहीं आया था, लेकिन आज के बाद एरिया जब भी आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। वेक्टर डॉट वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें दो चीजें हैं, अगर E जो हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, अगर E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी कि फाई E उस समय जो निकल के आएगा E डॉट इंटीग्रल ऑफ dA, और इंटीग्रल dA का मतलब टोटल एरिया जो सरफेस जिससे पास हो रहा है, यानी कि E डॉट A, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों ई ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, जहां पे थीटा जो है बच्चों दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। अभी सबसे पहले मैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में बता दूं, पहले इसको नोट करो कि एरिया वेक्टर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो हम आज तक पढ़ते आए हैं, जितना भी चीजें हमने पढ़ा है वो मैग्नीट्यूड है। स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसका डायरेक्शन कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एंगल देखना होगा तो हमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा, और उसके बीच का एंगल देखना होगा हमको। नोट करते जाओ। अगला कहानी एरिया वेक्टर के ऊपर थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस दो तरह का एरिया हो सकता है, एक ओपन सरफेस का, एक क्लोज सरफेस का। ओपन सरफेस में लिखो, उधर हो गया, इसमें लिखो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर एन ओपन सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर एन ओपन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। direction of area vector for an open surface is
परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी गिवन सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल अब कभी भी एरिया लिखना है हमें, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लो कि ये जेड एक्सिस है और इस तरह का एक रेक्टेंगल दिया हुआ है बच्चों, जिसका एक साइड ए है और एक साइड बी है और ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ये रेक्टेंगल। तो कोई बोले इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया तो होगा बच्चों इसका ए बी, लेकिन कभी भी अगर एरिया वेक्टर की बात करेगा कोई तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ लिखना है इसका डायरेक्शन। तो इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि जेड डायरेक्शन, या तो प्लस के कैप ले लो या तो माइनस के कैप ले लो, कोई एक ले लेना है। तो किसी के मन में आए तो प्लस के कैप ले लो, किसी के मन में आए तो माइनस के कैप ले लो, लेकिन जो लेना पूरे क्वेश्चन के लिए वही एज्यूम्पशन रखना है, दोनों में से कोई एक, एनी वन, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर टू सरफेस। वैसे ही अगर ऐसा हुआ जैसे एक सर्कल दिया हुआ है, मान लो सर्कल दिया हुआ है, ऐसा सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ है सपोज r, और ये बोल दिया कि x प्लेन है और ये जो प्लेन है ये z प्लेन है, यानी कि xz प्लेन में एक सर्कल दिया हुआ है। आपको बोला कि बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसका एरिया मैग्नीट्यूड लिखोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। बताओ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जो परपेंडिकुलर आएगा वो किधर आएगा, जे कैप या फिर माइनस जे कैप, बिल्कुल। तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर। तो ओपन सरफेस के लिए कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में उसका डायरेक्शन देखो, उसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ जाओ या तो नीचे की तरफ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ये रहा ओपन सरफेस का कहानी। अगर कभी क्लोज सरफेस आ जाए, जैसे कोई क्यूब आ जाए, स्फीयर आ जाए, तो सेकंड इज फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस लिखते जाओ। फॉर क्लोज सरफेस इसमें लिखो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर विल बी द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल करने का मतलब बच्चों, जैसे कि एक क्यूब दे दिया तुमको, मान लो कि एक क्यूबिकल शेप है, क्लोज सरफेस है, ये दे दिया, ये मान लो इसका एज लेंथ है ए और ये एक क्यूब है। तुमको बोला इसका डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो, इसमें हर सरफेस का अलग अलग होगा बच्चे। पहले दिमाग में एक चीज बिठा लो, इसका कितना सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है इसका, तो हर फेस का अलग अलग डायरेक्शन होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड सबका सेम होगा। अगर इस वाले फेस, इस वाले के लिए अगर तुम लिखना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर एरिया का, और डायरेक्शन देखो तो आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि यहां से बाहर की तरफ, समझ रहे हो। इस वाले फेस की अगर बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ये होगा डी ए कैप, इस वाले फेस की बात करें तो इधर की होगा डी ए कैप, फिर नीचे वाले फेस की बात करो तो इधर की तरफ होगा डी ए कैप, इस वाले फेस की बात करो तो हमेशा बाहर की तरफ, अंदर कभी नहीं, हमेशा सरफेस से बाहर, ठीक है। तो अगर तुम सपोज अगर थोड़ी देर के लिए इसको तुम एक्स एक्सिस मान लेते, इसको वाई एक्सिस मान लेते, और अगर आप इसको जेड एक्सिस मान लेते, और आपसे बोला जाता कि सपोज ये वाला फेस है ए बी सी डी, तो बताओ फेस ए बी सी डी के लिए क्या होता एरिया वेक्टर, ए बी सी डी के लिए एरिया वेक्टर जो होता बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड एरिया का तो ए स्क्वायर होता, ये एक स्क्वायर जैसा बन गया फेस, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आई कैप होता, बिल्कुल। सिमिलरली तुमको बोलता डी सी, इसको ई बोल दे, इसको एफ बोल दे, फेस डी सी ई एफ, बताओ इसके लिए क्या होता है एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम ए स्क्वायर इनटू इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ कितना हो जाता, कितना हो जाता के कैप, समझ रहे हो, जे कैप, सॉरी जे कैप, जे कैप। सिमिलरली अगर हम इस वाले फेस की बात करें, इस वाले फेस की, ये वाला फेस देखो, ई एफ इसको नाम दे दो जी, इसको नाम दे दो एच, फेस ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, क्या होता है इसका एरिया वेक्टर ए स्क्वायर इंटू, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, तो इधर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, यानी कि माइनस ऑफ आई कैप। तो कभी भी क्लोज सरफेस आ जाए बच्चों तो हमेशा एरिया डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स द आउटवर्ड नॉर्मल।
जैसे एक स्फेयर दे देता आपके सामने, स्फेयर, ठीक है, ऐसा, और इसका बोलता कि डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ये इसका सेंटर है मान लो, तो अगर इस वाले छोटे से पोर्शन की बात करता तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होता, अगर इस वाले छोटे से एरिया की बात करता तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ होता डायरेक्शन, अगर इस वाले छोटे से पोर्शन की बात करता तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी कि हमेशा बाहर की तरफ, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। नोट करें। तो फॉर ओपन सरफेस तो बहुत सिंपल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन एनी वन डायरेक्शन, बट फॉर क्लोज सरफेस आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि हर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हमेशा। हो गया। अरे हो गया बच्चों? अब देखो इसके ऊपर कुछ सवाल देखो पहले। सबसे पहला जो सवाल है, एक ऐसा सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर है मान लो, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ ए है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये इसके साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। एक मिनट, थोड़ा और बढ़िया बनाता हूं, फील नहीं आ रहा है। ये एक स्क्वायर है, साइड लेंथ इसका ए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और ये इसके साथ ये वाला एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री का, ये एंगल। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू थ्रू दिस सरफेस। तो तुमको देखना है बच्चों किसके किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। फाई जो होता है दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक, यानी कि ई ए, एरिया तो कितना होगा इसका ए स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो, इंटू कॉस थीटा। बताओ एंगल कितना है, 37 या 53? सोच के बोलो। 53 बच्चे, क्योंकि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, समझ में आ रहा है, दिस इज डी ए कैप। और अगर ये 37 है तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि दिस इज 53 डिग्री। तो कंफ्यूज ना हो, तो यहां पे आ जाएगा cos ऑफ 53, और cos 53 का वैल्यू कितना होता है, अरे बताया था 3/5। हाँ, अगर मान लो कि सरफेस ऐसा होता, ये एक रेक्टेंगल है, इधर ए है इधर बी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे दिया रहता, ऐसे E, जरा बताओ फाई क्या होता, क्या जीरो हो जाता? सोचने वाली बात है बच्चों, तुमको ध्यान जो देना है वो एरिया वेक्टर के ऊपर। हमें पता है ई ए कॉस थीटा, चलो बढ़िया है, ई तो ई है, एरिया हो जाएगा इसका ए बी कॉस थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ये होगा इसका एरिया वेक्टर इस बार, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, और दोनों ही कंडीशन में एंगल देखो तो 90 डिग्री का है, तो कॉस 90 एंड वैल्यू विल बी 0। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाता है बच्चों, ठीक है।
और वैसे भी फील आ रहा है, फ्लक्स इसको छू के चला जाएगा, थोड़ी नहीं इसके अंदर पास कर रहा है, फ्लक्स इसको पेनिट्रेट कर ही नहीं रहा है, इसको छू के चला जा रहा है, तो फ्लक्स कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे समझ में आ रहा है बात? मान लो कि ऐसा सवाल एक होता, लेट अस अज्यूम कि एक क्यूब दिया हुआ है, क्लोज सरफेस की बात कर लेते हैं, एक क्यूब दिया हुआ है, कौन किसको बुला रहा है और कौन आवाज दे रहे हैं? ये ए है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है, यानी कि इस वाले फेस पे एंटर कर रहा है, इस वाले फेस पे एंटर कर रहा है और इस वाले फेस से निकल रहा है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। आपको बताना है टोटल फ्लक्स, फाई टोटल। अब देखो, फ्लक्स जो हम लिखते हैं वो हर फेस के कारण लिखना हो, जब भी क्लोज सरफेस आ जाए तो सारे फेस के कारण हमको देखना है। इमेजिन कर पा रहे हो ना क्यूब को? ऐसे मान लो कि ये रूम है पूरा, ये क्यूबिकल रूम है, इधर से इलेक्ट्रिक इस वाल से इंटर कर रहा है और इस वाल से निकल रहा है, बस इतना सा कहानी है। समझ में आ रहा है? इधर से इंटर कर रहा है, इधर से निकल रहा है। अब सोचो, फाई टोटल अगर लिखना है तो टोटल कितना फेस है अपने पास? टोटल 6 फेस है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। अब देखो, बताओ कौन कौन सा फेस के कारण जीरो हो जाएगा? सोच के देखो, ये वाला फेस, हाँ ये वाला फेस की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर इसका इधर मिलता। सिमिलरली नीचे वाला फेस की बात करें तो उसका एरिया वेक्टर इधर मिलता, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो, तो इन दोनों के कारण जीरो। सिमिलरली देखो, ये आसपास वाला फेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है तो ऊपर वाले के कारण जीरो, नीचे वाले के कारण जीरो, और इस वाले फेस के कारण भी जीरो और उस वाले फेस के कारण भी जीरो। इमेजिन कर पा रहे हो? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल जीरो, यानी कि इसके कारण जीरो, नीचे वाले फेस के कारण जीरो। अब दिखा तो नहीं पाऊंगा, ये वाला फेस जीरो और ये पीछे वाला फेस जीरो, यानी कि बचा एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। तो सबसे पहले ये वाला फेस के बारे में लिख रहा हूं, ये वाला फेस, अगर इसको नाम दे दूं मैं, कुछ नाम दे दो, आज छोड़ो ऐसे लिख देता हूं। मान लो कि फाई 3 जीरो हो गया, फाई 4 जीरो हो गया, फाई 5 जीरो हो गया, फाई 6 जीरो हो गया, तो आपके पास बचा जिस फेस से इंटर कर रहा है और जिस फेस से निकल रहा है। बताओ जिस फेस से इंटर कर रहा है उसके कारण फ्लक्स, उसमें फ्लक्स कितना होगा? एरिया कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया हो गया ए स्क्वायर, एंगल कितना? एंगल कितना? अबे 180 अबे 180 गधा। इधर से अगर एंट्री कर रहा है इस वाले फेस में तो इसका एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। तो ये है डीए कैप और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल कितना? 180 हुआ क्या? हाँ, तो कॉस पाई। सिमिलरली इस वाले फेस से जिससे निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया हो गया ए स्क्वायर और इसका एरिया वेक्टर इधर ही होता, यानी कि कॉस जीरो। तो ध्यान से देखो, तो ये होगा माइनस ई ए स्क्वायर और ये होगा प्लस ई ए स्क्वायर, और वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? अंडा, यानी कि कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कुल मिला के बात इतना है कि किसी रूम में एक साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर किया तो दूसरे साइड से निकल गया, इसके कारण अगर पॉजिटिव आएगा तो इसके कारण नेगेटिव आ जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा बच्चों? जीरो, यानी कि जितना इंटर किया उतना फ्लक्स निकल गया। लिखते जाओ। बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी देखो। थोड़ा सा गहराई में लेके चल रहा हूं, डूबना मत, तैरना सीख जाओ तो बहुत बढ़िया। हमें पता है कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलता है ना बच्चों। और ये कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू याद करो कितना होता था? के क्यू बाई आर स्क्वायर।
याद है? ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार सवाल, कि एक रखा हुआ है चार्ज प्लस क्यू, यहां से कुछ डिस्टेंस एल पे एक डिस्क रखा हुआ है, ऐसा डिस्क जिसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर, ये एक डिस्क है। आपको बताना है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डिस्क। सवाल लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क जिसका रेडियस आर है और ये रखा हुआ है एल डिस्टेंस के ऊपर। बहुत बढ़िया सवाल, मजेदार सवाल। हाँ, एससीबी में है ना? चलो आ जाओ, निकालते हैं। देखो बच्चों, क्या करना है, ध्यान से सुनो। करना क्या है, हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार वेरी कर रहे हैं, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। हमने क्या किया, इस डिस्क में ध्यान देना, इस डिस्क में मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके एक रिंग काट लिया जिसका थिकनेस डी आर है। डायग्राम मैं फिर से बनाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं क्या अब इस रिंग के ऊपर ध्यान दे रहा हूं मैं। ये चार्ज क्यू के कारण यहां से एल डिस्टेंस पे हमें एक रिंग नजर आ रहा है, रिंग जिसका रेडियस है आर, जिसका रेडियस है आर और जिसका थिकनेस है डी आर। ठीक है, ध्यान बोर्ड पे। अब तुम ध्यान दो सिर्फ इस रिंग के ऊपर। सबसे पहले देखो, कोमा में मत जाना, इधर देखो। अगर ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता बच्चों? अगर ये डिस्टेंस एल है तो ये होता अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही बात। और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखते तो ये मान लो कि डीई है। लेट अस अज्यूम दिस इज डीई, और डीई का वैल्यू हमको पता है, डीई होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। चार्ज तो क्यू है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाता है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब इस पार्ट पे अगर एरिया देखोगे तो नॉर्मल टू सरफेस, मान लो कि ये डायरेक्शन है डीए का, दिस इज एरिया वेक्टर। अगर इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो क्या ये एंगल भी थीटा होता बच्चों? अब देखो, अब इस पॉइंट चार्ज के कारण मैं इस रिंग के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है, एलिमेंटल फ्लक्स, उसको डी फाई बोलता हूं। डी फाई हमने पढ़ा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ध्यान देना बोर्ड पे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये पढ़ा हमने। वैल्यू लगा रहा हूं तो ये बन जाता ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। ई का वैल्यू यानी कि डी का वैल्यू हमने निकाला कितना, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए। अच्छा बताओ, इस वाले रिंग का एरिया कितना होता है बच्चों? इस रिंग का एरिया हैट पाई आर स्क्वायर। हट, इसको काट के खोलो। अरे कितना सारा सवाल करा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। इसको काट के खोलो तो टोटल लेंथ होता है 2 पाई आर इंटू थिकनेस उसका डी आर, 2 पाई आर डी आर। तो यहां पे आ गया बच्चों 2 पाई आर इंटू डी आर। देखते जाना, डी ए लिख लिया। थीटा, थीटा तो थीटा है तो कॉस थीटा बन गया। अब ध्यान दो, इंटीग्रल के क्यू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का भी वैल्यू रख देते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो, कॉस थीटा कितना आएगा? इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा क्या? अब इस इंटीग्रेशन में जो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है। तो अंदर बचा आर इंटू डी आर, और नीचे देखो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना बन गया? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो वेरिएबल है बच्चों आर। आर मतलब इस रिंग का रेडियस। तो इसका लिमिट क्या होगा? 0 से लेके कैपिटल आर तक। डिस्क का रेडियस कितना था? टोटल आर था, तो लिमिट हो गया 0 से लेके कैपिटल आर तक। याद करो, ये इंटीग्रेशन में तुमको कहीं ना कहीं कराया हूं। क्या तुमको याद आ रहा है?
क्या करें इसके लिए बताओ, इस इंटीग्रेशन के लिए? बोल। पार्शियल हेड, पार्शियल वर्शियल, कुछ भी बोलता है सब। ये जो दिख रहा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मान लो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। हाँ सब्सटीट्यूशन, बिल्कुल। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो। एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। आर स्क्वायर का हो गया 2r इंटू डी आर, और टी स्क्वायर का हो गया 2t इंटू डी टी। 2 ने 2 को मार दिया। कृपया कोमा में ना जाएं। इंटीग्रेशन देखने के बाद आर डी आर का वैल्यू मिल गया t इंटू डी टी। अरे मिला। अब देखो पाई, पाई का वैल्यू लिख रहा हूं मैं। पाई आ गया, बाहर चल रहा था के क्यू 2 पाई एल, इंटीग्रेशन के अंदर चला तो आर डी आर के जगह पे आ गया टी डी टी, और नीचे इमेजिन करो इसके जगह पे टी स्क्वायर रख रहा हूं मैं, तो टी स्क्वायर का पावर 3/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों? लिमिट बताओ, लिमिट, लिमिट। अब टी का लिमिट यहां पे देखो, सबसे पहले आर की जगह 0 रखोगे तो क्या टी का वैल्यू एल मिलेगा? और अगर आर की जगह कैपिटल आर रख दूं तो टी का वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? आ जाओ, नीचे टी क्यू है, ऊपर टी है, तो एक टी और कैंसिल होगा, क्या बचा? टी स्क्वायर। तो के क्यू 2 पाई एल, ऊपर है टी डी टी, सॉरी एक टी कैंसिल होके बचा 1/t स्क्वायर इंटू डी टी, एंड लिमिट इज एल से लेके अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। क्या तुम लोग कोमा में चले गए हो इतना बड़ा सवाल देख के? पक्का ना? चलो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। -1/t, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एल से लेके अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक लिमिट रख दो, तो के क्यू 2 पाई एल, चाहो तो के का वैल्यू रख दो। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 2 पाई एल। अंदर चले, सबसे पहले ये रखोगे तो -1 बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस एल रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/l। इसमें जो कट रहा है काट दो। पाई ने पाई को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो क्यू एल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में आ गया 1/l माइनस 1 बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछें। काफी बढ़िया सवाल है, एकदम मजेदार। हालांकि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बाद में दूंगा। हाँ, ऐसा बहुत सारा प्रूफ मैं करा चुका हूं पीछे, जिसने पढ़ा है उसको दिक्कत नहीं होगा। जो पहली बार पढ़ रहा है वो आज कोमा में जरूर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। कोई नहीं, चलिए नोट करें पेशेंस के साथ। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं। अभी तो मेथड सीखो आप, कैसे फ्लक्स निकालते हैं। क्या एचसीवी में स्क्वायर है? जो भी है निकाल सकते हो। अब एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, बाद में जाके सारा सवाल बन जाएगा। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? हाँ, अच्छा, तीन क्वेश्चन नहीं आया तो भेज देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। अच्छा ठीक है, बाकी बना लिया ना? चलो खुश रहो, इतना बना लिया तुम लोग। 2-3 डाउट लेके आ रहे हो, समझदार आदमी है। हो गया क्या?
हो गया विद्वानों, देवियों देवताओं? देवी कोई नहीं बोली, देवियों हो गया? अच्छा तुम ही है देवी। क्या नाम था इसका? हबीबा। हबीबा, हबीबा लश्कर। चलो भाई नेक्स्ट, अब निकालते हैं फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर। सवाल ये है, अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं गॉस लॉ की तरफ, यहीं से गॉस लॉ डिराइव हो जाएगा। एक चार्ज रखा है प्लस क्यू एक स्फीयर के सेंटर पे, इसका रेडियस है r। आपको निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। चलो देखो बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान दो। हमने क्या किया, स्फीयर में एक छोटा सा एरिया काट लिया, छोटा सा, मान लो कि ये dA है। इस पॉइंट चार्ज के कारण बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? क्या बाहर की तरफ? और इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर किधर? क्या वो भी बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल? सिमिलरली कहीं भी काट लो, जैसे यहां पे काट लेता तब भी सेम कहानी होता बच्चों। इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जाता बाहर की तरफ, और यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होता, हर जगह यही कहानी। बिल्कुल, तो इधर डी है, तो हमेशा ई और ए के बीच का एंगल हमेशा जीरो है। तो अगर डी फाई लिखूं सबसे पहले मैं डी फाई, तो मैं लिखने वाला था इंटीग्रल डीई डॉट डी ए कैप, ठीक, इंटीग्रल डीई। अच्छा इस पॉइंट चार्ज के कारण बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होता, इंटू डीए। डीए को रहने दो अभी, कॉस जीरो, एंगल जीरो है। देखो ध्यान से, तो ये पूरा कांस्टेंट है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे हर जगह तो सेम ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा इंटीग्रल डीए। और इंटीग्रल डीए का मतलब क्या बच्चे? टोटल एरिया का सम। तो ये टोटल एरिया स्फीयर का क्या आता? कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर शहीद, के का वैल्यू रख दो, तो आपको मिलने वाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई शहीद, क्या बचा? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुमने सुना होगा। यस यस, यही आगे जाके गॉस लॉ बन जाता है बच्चों। इसी का आगे जाके कुछ देर बाद इसका नाम हो जाता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल तो इसको लिख लो। हाँ हाँ, अरे लाइन इंटीग्रल तुझे बताया ना थोड़ी देर पहले, जो ओपन सरफेस के कारण आ रहा था, डी डॉट ई डॉट ए। अब ये आगे जाके सरफेस इंटीग्रल बन जाता है बच्चे, जब क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो लाइन इंटीग्रल, कहीं सरफेस इंटीग्रल, कहीं वॉल्यूम इंटीग्रल, यही सब चलता रहता है, कुल मिला के सरफेस। तो देखो एक जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चे वो ये है, क्या ये जो फ्लक्स निकल के आया है क्या ये इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है स्फीयर के? अगर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता तो इसका रेडियस कुछ भी होता। इसका मतलब क्या? इससे ये पता लगा कि दिस इज फ्लक्स इज फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस आर, या फिर ऐसा भी बोल सकते थे इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेडियस कैपिटल आर ना होके स्मॉल आर होता और यहां पे चार्ज क्यू रखा होता तो क्या फ्लक्स फिर से वही आता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा शेप हो जाता बच्चों, उसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा रहता, तो क्या अभी भी फ्लक्स वही आता? कैसा भी शेप हो, ऐसा शेप होता, इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा रहता, तो क्या फ्लक्स वही आता? यानी कि कुल मिला के हमें क्या मतलब है? हमें मतलब इससे है कि उस सरफेस के अंदर, यानी कि जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है।
बाकी उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट करते जाओ। और यही चार्ज अगर सरफेस के बाहर आ जाता तो बच्चों कितना होता फ्लक्स? क्लोज सरफेस के अगर बाहर आ जाए चार्ज तो फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। अगर यही चार्ज यहां रखा होता प्लस क्यू सरफेस के बाहर और तुमको बोलता कि बताओ यहां से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो थोड़ी देर पहले भी तुमको एक एग्जांपल कराया था, नेट इनकमिंग नेट आउटगोइंग सब बराबर, अंदर कुछ नहीं बचता है। समझ रहे हो? अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे अगर एरिया देखोगे तो इधर आएगा। दिस इज डी ए कैप, और ये एंगल देखो तो 90 से ज्यादा मिलेगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन इस पॉइंट पे आओ तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहां पे अगर देखोगे तो ये है डी ए का डायरेक्शन, डी ए कैप, और इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा देखोगे अगर तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यानी कि एक बार cos थीटा लिखोगे तो इसके लिए निगेटिव आएगा तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा, और नेट फ्लक्स जो मिलेगा वो बच्चों 0 हो जाएगा। यानी कि कभी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज Q है तो टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, और कभी भी चार्ज सरफेस के बाहर रखा है तो नेट फ्लक्स हो जाता है 0। इसका मतलब ये, और 2-4 देख लो जो फेमस है, जो दिखाई देता है। एक क्यूब रखा हुआ है कहीं पे, क्यूब, और इसके सेंटर पे बोल दे एक चार्ज रखा प्लस क्यू सेंटर पे, तो फ्लक्स कितना पास करेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए, हेमीस्फेयर एक रख दे, हेमीस्फेयर मतलब ऐसा कटोरा, आधा कटोरा। वीडियो फ्रीज हो गया क्या? आ गया? देखो हेमीस्फेयर है, इसके सेंटर पे रखा है प्लस क्यू चार्ज, कितना फ्लक्स होगा बच्चों? नहीं बच्चे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, इसको पूरा बना देंगे। सबसे पहले सरफेस को ढकना जरूरी है, ठीक है? अगर ये सरफेस पूरा होता यानी कि कंप्लीट स्फेयर होता तो फाई टोटल जो होता वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। लेकिन इसके 2 पार्ट है, हमें सिर्फ आधे से निकालना है, बाकी आधे से कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले सरफेस से कितना, बस इसका आधा, हाफ फाई ऑफ हेमीस्फेयर हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पक्का समझ में आ रहा है सबको? अगर मान लो कि ऐसा एक स्क्वायर होता, स्क्वायर जिसका साइड ले लो कुछ है ए, पता नहीं जो भी है, और इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे या 2a डिस्टेंस, a/2 डिस्टेंस पे, सॉरी a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। सोच के बताओ। ए वे कहां से आ गया बे? ए तो आता ही नहीं है। अगर क्लोज सरफेस बनाएंगे ना, क्लोज सरफेस तो ये भी नहीं था, तो हमने बनाया क्लोज सरफेस। इमेजिन करते हैं ना बच्चे, इमेजिनेशन इसी को तो बोलते हैं। एक साइड ये है नीचे, एक साइड इधर से लगा दें, एक साइड पीछे से, एक साइड ऊपर से, एक साइड ऊपर से। हाँ, यानी कि इस चार्ज को ढकने के लिए हमको कितना सरफेस चाहिए था बच्चों? कितना सरफेस चाहिए था? बोलता नहीं है सब। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी कि टोटल 6 चाहिए था हमको। 6 मिलता तो हम इसको ढक देते टोटल।
तो उस समय इसका फाई टोटल हो जाता Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसके लिए 6 फेस चाहिए होता था, हमें चाहिए फाई ड्यू टू 1 फेस, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चमक गया, चमका, ये कौन बोलता है? एनबी सर बोलता है। अरे चमका, हाँ ना बोलो। सॉलिड एंगल पता है तुम लोग को? सॉलिड एंगल बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं कि ना बताऊं? सॉलिड एंगल क्या होता है? दो तरह का एंगल होता है बच्चों, एक होता है प्लेन एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब एक लाइन रोटेट करके, मान लो ये रोटेट करके यहां आया, तो ये एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। एक सरफेस एरिया, यानी कि एक कुछ ऐसा डब्बा ले लो, कुछ 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 ये ले लो, ये जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है ना। ये जो है किसी पॉइंट पे, यानी कि मान लो कि ऐसे, तो किसी पॉइंट पे ये जितना एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल बच्चों। यानी कि अगर ऐसा कुछ सरफेस एरिया है तो ये किसी पॉइंट पे जितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। और इसको डिनोट करते हैं बच्चे ओमेगा से, ओमेगा। और ओमेगा जो होता है वो होता है, अगर इसका एरिया ए है और ये डिस्टेंस अगर आर है, तो ये होता है ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सुनते जाना। सॉलिड एंगल बताने के पीछे रीजन है कि एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक निकल के आ जाता है, बहुत बढ़िया, तो अपना काम जो है उससे आसान हो जाता है। हाँ भाई, जैसे अगर स्फेयर की बात करते, स्फेयर की, स्फेयर, अगर एक स्फेयर है और बोले कि कोई अपने सेंटर पे स्फेयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, कितना बनाएगा? अरे 4 पाई गधे, 4 पाई। कितना बनाएगा? 4 पाई। एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मान लो कि इसका रेडियस आर है, हमने पढ़ा ए बाई आर स्क्वायर, यानी कि ओमेगा इक्वल टू इसका एरिया कितना होता? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, यानी कि 4 पाई। यानी कि एक जो हॉलो स्फेयर है या फिर स्फेयर जो है वो अपने सेंटर पे टोटल 4 पाई सॉलिड एंगल बनाता है, ठीक है। तो अगर हेमी स्फेयर हुआ तो कितना बनाएगा बच्चों? 2 पाई बनाएगा पक्का। तो इसके लिए ओमेगा का वैल्यू होगा 2 पाई। अब देखो, सोचने वाली बात क्या है कि जब 4 पाई होता है, जब एंगल 4 पाई है, तो उस कंडीशन में हमने फ्लक्स निकाला था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यही निकाला था? अगर यहां पे एक चार्ज होता प्लस Q, तो अगर 4 पाई एंगल है तो टोटल फ्लक्स निकलता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यूनिट एंगल होता, यूनिट एंगल, तो कितना निकलता? फाई का वैल्यू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ओमेगा एंगल होता तो कितना निकलता फ्लक्स बच्चों? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। सही बात। अब थोड़ी देर पहले हमने हेमीस्फेयर के लिए निकाला था, याद करो, हेमीस्फेयर के लिए। हेमीस्फेयर में जब यहां पे रखा हुआ था चार्ज, तो हमने फ्लक्स निकाला था थोड़ी देर पहले, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा भी सोच सकते हो। हमें पता है कि इसका सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल कितना होता है? वो 2 पाई होता है हेमीस्फेयर का। तो 2 पाई सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा का वैल्यू अगर 2 पाई है, तो फाई का जो वैल्यू होगा यहां से देखो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। ओमेगा का मतलब 2 पाई, पाई ने पाई को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो फाई का वैल्यू आता है Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात। लिखो पहले, लिखो पहले इसको। तो अगर हम सॉलिड एंगल निकाल लें किसी सरफेस का, तो वहां से जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उस सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स निकल जाएगा। और सॉलिड एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है बच्चों। क्या फॉर्मूला है? रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल
अगर मान लो ऐसा कोई सरफेस है, ऐसा सरफेस यहां से सपोज r डिस्टेंस पे इसका सॉलिड एंगल अगर हमको निकालना है, ये वाला एंगल ओमेगा, और अगर ये वाला प्लेन एंगल है बच्चों थीटा, ये वाला एंगल है थीटा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिलेशन कैसे आया उसके पीछे बिल्कुल मत जाना, बहुत लंबा कहानी है, याद रखो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल ओमेगा है। जैसे हेमीस्फेयर की अगर बात करें, हेमीस्फेयर, तो अगर हेमीस्फेयर हुआ तो ये देखो यहां से, तो ये r और ये एंगल होता है बच्चों थीटा, इसी को हमने थीटा बोला है, आधा वाला एंगल को इसको थीटा बोला है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, यानी कि इस कंडीशन में अगर ओमेगा निकालें तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 होता है बच्चों 0, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस 0, यानी कि वैल्यू आता है 2 पाई फॉर हेमीस्फेयर। तो याद रखना है आपको रिलेशन 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा आधा वाला एंगल है, याद रखना, आधा प्लेन एंगल, पूरा नहीं। नोट करो पहले। वो डिस्क वाला सवाल याद है, थोड़ी देर पहले एक डिस्क वाला सवाल कराया था इंटीग्रेशन से। अब देखो वो सवाल इससे कितना बढ़िया, कितना आसानी से हो जाता है इस कॉन्सेप्ट से, अगर पता है तो। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो जरा उस सवाल को फिर से देखते हैं। सवाल था, हमने एक डिस्क लिया था, यहां से एक चार्ज रखा था Q, ये डिस्टेंस था L और डिस्क का रेडियस था R। बच्चों यही था, आपको यहां से फ्लक्स निकालना था। तो देखो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा थीटा? तो बताओ जरा, अगर ये L है ये R है, तो क्या ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता? तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता बच्चों? कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल निकाल सकते थे, ये पूरा सरफेस यहां पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है ओमेगा, तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू रख दें तो L डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अरे बोलो, तो फ्लक्स कितना आ जाता? फ्लक्स हमने पढ़ाया आपको Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, यानी कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा के जगह पे आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस L डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखो यही आंसर वहां भी था, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देना, वो सेम आंसर मिल जाएगा तुमको। तो अगर ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है तो हम बहुत गंदे गंदे इंटीग्रेशन से बच जाते हैं बच्चों। बात बस इतनी सी है, समझ में आ रहा है सबको? अभी तुम एचसी वर्मा का सवाल कर सकते हो, हालांकि अभी तक मैंने गॉस लॉ स्टार्ट भी नहीं किया, अभी गॉस लॉ पे आया नहीं हूं, लेकिन तुम लोगों को पता लग चुका है कि गॉस लॉ क्या है। किसी सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अभी इसमें जो पढ़ाया। सब ठीक है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल, यानी कि कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय बाय, थैंक यू।